हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द छत्तीसगढ़ एजुकेशन। मैं प्रिंस सर आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल में छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मुख्य विषय है छत्तीसगढ़, उसका कितना अहम योगदान है, उसको अंक कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए, उस विषय को लेकर मैं अपना चैनल शुरू किया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी दे सकूं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। आइए हम शुरू करते हैं आज से अपना छत्तीसगढ़ का क्लास। मैंने छत्तीसगढ़ के विषय को 5 भागों में विभाजित कर दिया है आप लोगों के लिए। 5 भागों से मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ सिलेबस कवर कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं हम अपना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। इस 5 प्रकार से मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक कंटेंट आप लोगों को दे सकूं जो परीक्षा में आता है और जो जिसके आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है, जो आप लोगों के लिए शायद मददगार साबित होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो मेरे साथ बने रहिए। आज से हम शुरू करते हैं अपना छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ इतिहास में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। वैसे आप लोग सब कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर देश का 26वां राज्य बना था। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना वो हुई थी 1 नवंबर 2000 को और देश का 26वां राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बना था। 1 नवंबर 2000 के पहले हमारा छत्तीसगढ़, आप सभी जान रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश का अभिन्न अंग रहा। लेकिन कब से कब तक रहा? ये 1956 से 2000 तक, मतलब 44 वर्षों तक ये छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग रहा है। तो अगर हम 1956 से बात करें या 1 नवंबर 2000 से बात करें, तो 1 नवंबर 2000 के पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो जो हो गया वो तो इतिहास है। उसको हम ऐतिहासिक घटनाओं में, ऐतिहासिक कालक्रम में उसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन भी उससे पहले की घटनाओं का ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो हम आज शुरू करते हैं अपना छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये वैसे बेसिक जानकारी था जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, वैसे आप लोगों को ये सब पता ही होगा, फिर भी आगे बढ़ते हैं हम छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास अपने आप में एक बहुत ही समृद्धशाली और गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसको जानने की कोशिश हम करेंगे। नॉर्मल हम लोग इतिहास को, जो हमारे इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने 3 भागों में बांट दिया है। तो वो 3 भाग होते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है इतिहास, या जिसको हम ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं। अब ये प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनका अर्थ हम लोगों को समझना जरूरी है कि हम किसको प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, किसको आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे और किसको इतिहास कहेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को मैं संक्षेप में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोगों को। प्रागैतिहासिक काल में ना कोई लिपि थी, ना कोई भाषा थी। तो उस समय जो भी घटनाक्रम हुए उन सब की जानकारी हमको लिपि और भाषा के रूप में हमको नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय लिपि और भाषा का उद्भव हुआ नहीं था। तो हमको इन समय की जानकारी किन चीजों से मिलती थी? कुछ न कुछ चीजें तो रही होंगी जिनसे हमको जानकारी प्राप्त हुई और हम ये बता सक रहे हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल की घटना है या प्रागैतिहासिक काल का ये स्रोत है। तो हमको जानकारी जो मिलती है वो किसी न किसी रूप में मिलती है। तो प्रागैतिहासिक काल की जो भी जानकारी है हमको या तो शैलाश्रयों से मिलती है या शैल चित्र से मिलती है
दो रूपों से हमको प्रागैतिहासिक काल की जानकारियां मिलती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि शैलाश्रय और शैल चित्र क्या है। तो शैलाश्रय मतलब पत्थरों में के बीच में जो जगह थी उसको हम इन शॉर्ट कर सकते हैं गुफा। मतलब पहले के आदि मानव लोग गुफाओं में रहते थे, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल की हम बात कर रहे हैं तो मानव सभ्यता उतनी विकसित नहीं थी। मानव सभ्यता विकसित ना होने के कारण वो अपना घर मकान तो बना नहीं सकते उस समय, इसलिए वो कहा रहते थे पत्थरों के अंदर, खोह में, गुफाओं में वहां रहा करते थे। उन स्थानों को ही शैलाश्रय कहा गया है। और जब वो रहते थे तो उन चट्टानों में ही वो अपनी दिनचर्या या जो भी वो करते थे उसको व्यक्त करते थे। किस रूप में व्यक्त करते थे? चित्र के रूप में व्यक्त करते थे। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए या कि शैलों पर बनाया गया चित्र, शैल मतलब पत्थर, पत्थरों पर बनाया हुआ चित्र ही क्या कहलाता है? शैल चित्र। तो प्रागैतिहासिक काल की जो भी घटनाएं हैं वो हमको शैलाश्रयों और शैल चित्रों से ही प्राप्त होती है। तो प्रागैतिहासिक काल की घटना छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल की घटनाओं का उल्लेख है, इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है। तो उस चीज को हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर। व्यापम के परीक्षाओं में आपने देखा होगा या पीएससी में भी देखा होगा, प्रागैतिहासिक काल की घटनाओं के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या क्या चीज छत्तीसगढ़ में हुआ। प्रागैतिहासिक काल का समय लगभग 30 से 40 हजार ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व तक था। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ऐतिहासिक काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल का जो कालक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से, हमारा देश जब आजाद हुआ तब तक हम कह सकते हैं, या 1 नवंबर 2000 तक के पहले का भी इतिहास हम बोल सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं अब तक। अब आप लोगों को ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि ईसा पूर्व और ईसवी ये क्या है। ईसा पूर्व और ईसवी से आप लोग क्या समझते हैं? तो मेरा बताना यहाँ मेरा कर्तव्य है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ईसा पूर्व और ईसवी में आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बीसी। आप लोगों ने कहीं पर लिखा हुआ भी देखा होगा। इसका मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय हम किसमें काउंट करते हैं? ईसा पूर्व में। उसके बाद आता है ईसवी, जिसको हम बोलते हैं क्या? एडी। एडी को इंग्लिश में कहा जाता है एनो डोमिनी। मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, उसको हम ईसवी सन के रूप में याद करते हैं या जानते हैं या पहचानते हैं, जो पुस्तकों में दिया हुआ रहता है। ये हो गया ईसा पूर्व और ईसवी, जो हम लोगों को कंफ्यूज कर सकता था आप लोगों को। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो नहीं जान रहेंगे तो लिख लीजिएगा, और जान रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये था हमारा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का समय, कि किस समय में, किस समयांतराल में कौन कौन से काल रहे, इसका विभाजन इतिहासकारों द्वारा बताया गया है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। इसका मतलब मैं बता चुका हूँ कि प्रागैतिहासिक काल में ना ही लिपि थी, ना ही किसी प्रकार की भाषा का ज्ञान था। तो उस समय जो घटनाक्रम हुए वो हमको जिन चीजों से प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं शैलाश्रय और शैल चित्र। और आद्य ऐतिहासिक काल, इस ऐतिहासिक काल में लिपि और भाषा का उद्भव तो हो चुका था, लेकिन उन लेखों को पढ़ा नहीं जा सका है। इसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। फिर आता है नेक्स्ट ऐतिहासिक काल या इतिहास। इसमें लिपि और भाषा थी और उनको पढ़ा भी जा सका था, इसलिए ये ऐतिहासिक काल महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो आद्य ऐतिहासिक काल भी है, प्रागैतिहासिक काल भी है, लेकिन यहाँ पर हम लिपि और भाषा के ज्ञान से समृद्ध हो चुके थे, इसलिए हम लोगों को इनके बारे में ज्यादा जानकारियां और स्पष्ट जानकारियां मिलती हैं। इसलिए पढ़ाई की दृष्टि से तो तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखें तो ऐतिहासिक काल इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो हम पढ़ते हैं क्या, प्रागैतिहासिक काल। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल की घटनाएं कहाँ कहाँ हुई, इन चीजों को हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमको जो जानकारियां मिलती हैं इतिहास के बारे में वो किन किन स्रोतों से मिलती है, उन स्रोत को भी हमको जानना जरूरी था। दो स्रोत तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शैलाश्रय, शैल चित्र, और इनके आगे बता देता हूँ मैं, पाषाण स्तंभ, काष्ठ स्तंभ, खुदाई के दौरान मिलने वाले सिक्के, औजार, विदेशी यात्रियों का विवरण, अभिलेख, धार्मिक ग्रंथ, इन सब से हमको हमारे इतिहास का पता चलता है। तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल को। इन चीजों को अगर आप लिखना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ का जो मुख्य पार्ट था, जहां से हमको ज्यादातर जानकारी मिलती है, वो है सिंघनपुर की गुफा। तो मैं आगे सिंघनपुर की गुफा की तरफ बढ़ रहा हूं। सिंघनपुर की गुफा प्रागैतिहासिक काल का महत्वपूर्ण स्थल है, जो कहां पाई जाती है। सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ जिले में अवस्थित है। इसकी खोज 1910 में एंडरसन ने की थी। किसने की थी? एंडरसन ने इसकी खोज की थी, और ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है। सबसे प्राचीनतम गुफा है। ये अवस्थित कहाँ है? रायगढ़ में। लेकिन रायगढ़ में कहाँ अवस्थित है? तो इसको बोलते हैं हम चंवर ढाल की पहाड़ी पर। चंवर ढाल की पहाड़ी पर, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है। इसकी खोज 1910 में एंडरसन ने की थी। एंडरसन एक इतिहासकार थे, पुरातत्ववेत्ता थे, जिन्होंने इस सिंघनपुर की गुफा की खोज की थी। उसके बाद इसका विस्तृत अध्ययन कब हुआ था? तो विस्तृत अध्ययन इसका हुआ था 1923 से 1927 के बीच में हुआ था। किन्होंने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको किया था अमरनाथ दत्त जी ने। अमरनाथ दत्त जी ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। और इनकी जानकारी का एकत्रण, इनकी जानकारी को एकत्रित किसने किया था? तो इनकी जानकारी को एकत्रित करने का काम किया था लोचन प्रसाद पांडे जी ने। लोचन प्रसाद पांडे जी और डॉक्टर एन खोस। इनकी जानकारी का एकत्रण किया था। अब यहाँ पर जो जानकारी थी, इन्होंने क्या क्या चीज देखा, क्या क्या चीज के बारे में हमको, सिंघनपुर की गुफा के बारे में क्या क्या चीज इनके द्वारा हमको जानकारी प्राप्त हुई। तो पहली जानकारी तो ये थी कि रायगढ़ जिले में अवस्थित है, चंवर ढाल की पहाड़ी पर अवस्थित है, सबसे प्राचीनतम गुफा है। और इसका जो तुलना किया जाता है, इसको छत्तीसगढ़ की भीमबेटका भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की भीमबेटका। अब ये भीमबेटका क्या है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश के भोपाल के नजदीक स्थित है। तो ये भारत के संदर्भ में भीमबेटका सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन स्थान है, और हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सिंघनपुर। इसीलिए सिंघनपुर की तुलना भीमबेटका से की जाती है। तो छत्तीसगढ़ की भीमबेटका किसको कहा गया है? सिंघनपुर को कहा गया है। सिंघनपुर की गुफाओं में जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जो शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, उनकी स्थिति, उनकी रचना, उनकी समानता और उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा। तो उसको देखने के लिए आप हमसे बने रहें, उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे बने रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो उसका कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अधिक से अधिक जानकारी लेकर अगले वीडियो में आ सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।